गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए आज नए चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस नए चैप्टर में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आव्यूह मैट्रिसेस क्या होती हैं, आज इससे हम प्रारंभ करेंगे काम को। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 10% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब 3rd चैप्टर की ओर चल रहे हैं। देखिए, पहले इसको समझना है कि आव्यूह हैं क्या, मैट्रिसेस होते क्या है। देखिए, यदि मैं ये कहूं कि कोई बालिका है गीता, हमने कहा कोई बालिका है गीता, उसके पास कुछ बुक्स हैं, माना मैथ्स की बुक है, हिंदी की है, इंग्लिश की हैं, उसका बुक्स है। मैथ्स की बुक माना 5 हैं, इंग्लिश की, हिंदी ये हिंदी की माना 3 है, ये माना 6 है। ठीक है, तो किसी टाइम पर मैं गीता की बुक्स को इस रूप में यदि लिख दूं, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, यूं करके ऐसे मैथ्स में 5 बुक्स हैं, हिंदी में 3 बुक्स हैं और इंग्लिश में कितनी बुक्स हैं? 6 बुक्स हैं। ठीक है, मैथ्स में 5 बुक्स हैं, हिंदी में 3 बुक्स हैं और इंग्लिश में कितने? 6 हैं। चलिए, रॉबिन तो जुड़ गया है, रॉबिन जुड़ गया है। मैथ्स में 5 बुक्स हैं, हिंदी में 3 हैं, इंग्लिश में कितनी हो रही हैं? 6 हो रही है। ये तो इस रूप में मैंने गीता की बुक्स को लिखा। तो ये एक प्रकार का क्या है? ये अरेंजमेंट है। दूसरे रूप में आप देखिए, मैं 3 बालिकाओं के दो बालिकाएं ले लेते हैं। देखिए, एक गीता है, आप देखिए, मैं 2 बच्चे ले लेता हूं। एक माना मोहन है, मोहन, और एक एग्जाम्पल लेते हैं मयंक का। मयंक का है नहीं, उनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या क्या स्थिति है इनके पास? बुक्स, ये है बुक्स और यह है पेन्स। मोहन के पास 10 बुक्स हैं और 7 पेन्स हैं। मयंक के पास 6 बुक है और 4 पेन है। ये ठीक हो गया। इस अरेंजमेंट को यदि मैं इस रूप में लिखूं, किस रूप में? 10, 7, 6 और 4। तो ये अरेंजमेंट जो है, यही अरेंजमेंट तो है आव्यूह। या आपने एक बच्चा और जोड़ दिया, माना आपने कहा सीता, एक लड़की सीता भी है, आपने कहा इसके बाद 12 बुक्स है और 8 पेन है, तो आपने लिख दिया 12, 8। ये अरेंजमेंट हो गया। ठीक हो गया। ये लाइनें आपकी दिखा रही है बुक्स, ये बुक्स दिखा रही है। ठीक है, और नीचे की लाइनें ऐसी जो दिखा रही हैं, ये पेन दिखा रही है। ठीक है, ये दूसरी रो जो है, ये क्या दिखा रही है? ये पेन दिखा रही है। और ये क्या दिखा रही है? बुक्स दिखा रही है। ठीक हो गया। तो एक प्रकार का एक अरेंजमेंट है, एक प्रकार की व्यवस्था है, और इसी अरेंजमेंट को आप बोलते हैं आव्यूह, मैट्रिसेस। आपने देखा होगा दुकान में जो शॉपकीपर होते हैं अपनी दुकान को सजा के रखते हैं। ठीक हो गया। साबुन की टिकिया के ऊपर साबुन की टिकिया, बिस्कुट के डब्बों के ऊपर बिस्कुट के डब्बे। तो उस प्रकार का जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट क्या? वो भी एक प्रकार का अरेंजमेंट है। या आपने देखा होगा मिठाई की शॉप में, ठीक है, जैसे बर्फी बन के आती है तो उसको काटते हैं और छोटे छोटे पीसों में, फिर एक पीस के ऊपर दूसरा पीस रखते हैं। तो वो भी क्या है? एक प्रकार का अरेंजमेंट है। तो जब हम नंबर्स या फंक्शंस
को इस प्रकार के अरेंजमेंट में, इस प्रकार के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इस प्रकार के आयताकार एक विन्यास में रखते हैं तो वो बन जाता आव्यूह। इसी का नाम है आव्यूह, इसी को बोलते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज एन अरेंजमेंट ऑफ मे बी ऑब्जेक्ट, मे बी नंबर्स, मे बी फंक्शंस। आव्यूह अपने आप में संख्याओं, वस्तुओं या आप कह सकते हैं फलनों का एक प्रकार की एक व्यवस्था है। और ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ठीक हो गया। रेक्टेंगल आप जानते हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक हो गया। तो ये जो है, ये इसको बोलते हैं रो, पंक्ति। ठीक है। और ये है जो ये नीचे की ओर जो आ रहा है, नीचे की ओर, इसको बोलते हैं स्तंभ, कॉलम। ये रो है और ये स्तंभ, ये कॉलम है। रो एंड कॉलम। तो मैट्रिक्स में आपको रो और कॉलम मिलेंगी। रो किनको कहेंगे आप? पंक्तियां। ये पंक्ति, दो पंक्तियां हैं। ठीक है। 2 रोज हैं, 1 रो एंड सेकेंड रो। ठीक है। 2 पंक्तियां हैं। और कितने स्तंभ हैं, कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 कॉलम्स हैं। आप समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ रोज, ठीक है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितना है? यहां पर पंक्तियों की संख्या है 2। ये रो हो गए, 1 रो और 2 रो। रो बोलो, पंक्ति बोलो, इंग्लिश हिंदी का अंतर है केवल। ठीक है। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या। कितने स्तंभ हैं डियर स्टूडेंट? कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3। 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको यही तैयार हो गया। ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो यही तैयार हो गया। आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन में कोई मैट्रिक्स दी रहेगी। ठीक है। अब मैं मैट्रिक्स ही बोलूंगा, कभी कभी आप भी बोलूंगा। ठीक है। तो आप समझ जाएंगे मैट्रिक्स बोल रहा हूं चाहे आप भी बोल रहा हूं, बात एक ही है। ठीक है। रो बोल रहा हूं तो आप समझ जाएंगे मैं पंक्ति कह रहा हूं, या पंक्ति कह रहा हूं तो मैं आप समझ जाएंगे मैं रो कह रहा हूं। मैं कॉलम कहूंगा तो आप समझ जाएंगे, स्तंभ बोल रहा हूं, स्तंभ बोल रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कॉलम। दोनों लैंग्वेज में काम सीखिए। ठीक है दोस्तों। तो एक प्रकार का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आपके पास है। ठीक हो गया। तो अपने आप में क्या है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार विन्यास है। भैया परिभाषा आप बुक से परिभाषा इसकी लिख लेना, डेफिनेशन लिख लेना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक हो गया। इसमें आप नंबर्स भी रख सकते हैं, इसमें आप फंक्शन भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आऊंगा इसके बाद व्हाट इज द ऑर्डर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी आव्यूह का एक ऑर्डर होता है जिससे उसकी पहचान होती है, जिससे आप उसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। देखिए, डियर स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जब एक मैट्रिक्स का लिखना है तो मैट्रिक्स नाम आएगा। जब प्लूरल है, इसका बहुवचन है तो मैट्रिसेस हो गया। ठीक है। ध्यान रखना आप। आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं? ठीक है। अब आप देखिए ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैंने लिखा किसी भी मैट्रिक्स को आप इस रूप में दिखाते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल, इस रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है। मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 5 8 10 2 6 0 फॉर एग्जाम्पल। ये अब आप समझ गए मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इसमें हमने नंबर अरेंज कर रखे। नंबर को क्या है, संख्याओं को क्या कर रखा है, व्यवस्थित कर रखा है। ठीक हो गया। तो अब आपने गिनने हैं कि इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो ये रो नंबर 1 है। रो मतलब पंक्ति, पंक्ति नंबर 1, रो नंबर 1, रो नंबर 2, पंक्ति नंबर 2। ठीक। कॉलम देखिए
कॉलम नंबर 1 स्तंभ संख्या 1, स्तंभ संख्या 2, कॉलम नंबर 2 एंड दिस इज द कॉलम नंबर 3। ठीक हो गया। इसमें रोज कितनी हो गई, कितनी पंक्तियां हो गई डियर स्टूडेंट? पंक्तियों की संख्या है 2, रोज हो गए 2, कॉलम्स कितने हो गए? स्तंभ हो गए आपकी 3। ठीक है, 2 रो हैं और 3 पंक्तियां हैं। तो इस आव्यूह का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए की कोटि, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में जानिए लिखना। ए की कोटि कितना हो गया? पहले लिखा जाता है रोज कितनी है? 2 बाई क्या? 2 इंटू कॉलम का नंबर 3, ये ऑर्डर हो गया। तो कहीं पर लिखा हुआ है, माना आपसे कहा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज आव्यूह बी की कोटि, आदि बी की कोटि है 5/4। ये माना आपसे कहा कोई आव्यूह बी है, उसकी कोटि कहा 5/4 है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे 5 क्या है, उसमें रोज, नंबर ऑफ रोज 5 हैं और कॉलम्स 4 हैं। तो पहले रो लिखी जाते हैं, फिर कॉलम लिखा जाता है। तो किसी भी आव्यूह की कोटि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी आव्यूह का ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उससे पता चल जाता है कि रोज कितने हैं, कॉलम कितने हैं, आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। पहले पंक्तियां लिखी जाती हैं रो और फिर रखा जाता है कॉलम। ठीक हो गया। तो आप समझ गए कि किसी आव्यूह का कोटि कैसे लिखा जाता है, पहले रो का नंबर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन और फिर कॉलम की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा गया कॉलमों की संख्या। बस ये तो है 1 नंबर का सवाल आपका तैयार हो गया। अब देखिए कई चीजें हैं, आगे विभिन्न प्रकार के आप मैट्रिसेस पढ़ेंगे, अलग अलग काइंड की मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो पहले अभी और जान लीजिए मैट्रिक्स किस प्रकार की भी और हो सकती है। देखिए एक मैट्रिक्स मैंने लिखा, एक एग्जांपल मैंने मैट्रिक्स का लिखा C = मैंने कहा 5 0 -3 -1 -2 5, या मैं इतना लिखता हूं, चलिए इतना लिखता हूं, अधिक नहीं लिखता, इतना। इसको देखिए आप, ये जो मैट्रिक्स आपका C, इसमें रो देखिए 1 रो 2 रो, तो रोज तो 2 हैं। कॉलम देखिए, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, तो 2/2 हो गया। तो ऑर्डर नंबर कोटि, ऑर्डर ऑफ सी की कोटि हो जाएगी 2/2, क्योंकि रोज भी 2 हैं, पहले रो गिनते हैं और फिर कॉलम गिनते हैं। इतना हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि यदि किसी मैट्रिक्स में टोटल रोज, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, पंक्तियां हैं 4, नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभ है 3, ठीक है, कितनी पंक्तियां हो गई, कुल पंक्तियां कितनी हैं 4। ठीक हो गया। स्तंभ कितने हैं 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in that matrix are, देखिए कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं 4/3 मतलब 12। सीधी सीधी बात है, इसका ऑर्डर 2/2 है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 2 जा 4। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने कहा 4/3 है, उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 4 × 3 = 12।
परंतु जब ऑर्डर लिखेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने 4/3 लिख दिया बस, ये ऑर्डर हो गया। पर प्रश्न पूछा जाता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन दैट मैट्रिक्स इन विच देयर आर टोटल रोज 4 एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स आर 3, व्हाट यू हैव टू राइट 4 into 3 is equal to 12 are the total number of elements in that matrix। वैसे भी गिन लीजिए, इसमें देखिए ये 2/2 ऑर्डर के, ठीक है, कितने एलिमेंट का हमने 2 into 2 4 हो गए, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 एलिमेंट है, कहीं से भी काउंट करिए 1 2 3 4, ठीक हो गया, ऑर्डर समझ गए आप। ये कोई मैट्रिक्स मैंने कहा फॉर एग्जांपल X एक मैट्रिक्स है मेरे पास, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखिए 1 2 3, इसका ऑर्डर बताना है आपने, तो रो तो एक है, देखिए रो 1 बाई कॉलम कितने हैं, देखो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, कॉलम 3 हो गए, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/3। क्लियर है। एक मैट्रिक्स मेरे पास Y है, मैंने कहा इसके एलिमेंट है 5 -3 -2, इसका ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर आप बताएंगे, देखिए पहले आप रोज देखेंगे, हाउ मेनी रोज आर देयर, पंक्तियां कितनी हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, 3 तो रोज हो गए, 1 रो 2 रो 3 रो, 3/, कॉलम कितना है, कॉलम एक ही तो है, देखिए कॉलम ये है ना, कॉलम एक है तो 3/1 हो गया। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि रोज और कॉलम किसी मैट्रिक्स के कैसे काउंट किए जाते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अब चलिए इसके आगे चलते हैं, एक जनरल एग्जांपल लेता हूं, ये तो मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल ली, देखिए जनरल और पर्टिकुलर, व्यापक और विशिष्ट। विशिष्ट मतलब किसी एक को, जैसे ये अपने आप विशिष्ट टाइप की है, मतलब एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, ठीक है, इससे कोई दूसरा नहीं निकल सकता, ये अपने आप में इंडिविजुअल है, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे कांस्टेंट टाइप का कोई चीज होता है वो पर्टिकुलर हो गया, विशिष्ट। परंतु यदि आप जनरल की बात करते हैं, सामान्य की बात करते हैं, तो उसके एलिमेंटों से और कई एलिमेंट निकलते हैं, तो वो जनरल एग्जांपल हो गया। तो ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल है, विशिष्ट उदाहरण है। अब मैं मैट्रिक्स का एक जनरल एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक हो गया। अब आप देखिए, आराम आराम से करिए, समझ करके करिए, बहुत आराम से करिए, समझ करके, फिर आपके पास यूट्यूब में वीडियो भी आ जाएगी, तो जहां आपको कंफ्यूज होता देखिए और काम करिए। कोई मैट्रिक्स में जनरल एग्जांपल मैट्रिक्स का लिख रहा हूं, A इज इक्वल टू, आप देखिए अब इस मैट्रिक्स में बहुत एलिमेंट है, कम नहीं है, बहुत अधिक एलिमेंट हैं, तो आप देखिए इसमें बोर्ड थोड़ा मुझे, चलिए देखने में दिक्कत तो बताना। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट A11 A12 A13, ठीक है, A1N, आप देखिए कैसे लिख रहा हूं एलिमेंट, देखिए A21 A22 A23 A2N, ये जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे ही आपके एलिमेंट नीचे चलते रहेंगे, AM1 AM2 AM3 AMN। ये जो मैट्रिक्स है, देखो पहला वाला जो संख्या है, देखो A11 का मतलब हुआ ये जो एलिमेंट है ये पहली रो और पहले कॉलम पर है। A12 का मतलब हुआ ये जो एलिमेंट है ये पहली रो और दूसरे कॉलम पे है, देखो पहले रो में है ये, अब कॉलम दूसरा है कि नहीं है। A13 का मतलब हुआ पहली रो पर है ये एलिमेंट और तीसरे कॉलम पर है, ठीक है। इसको देखिए A22 का मतलब हुआ ये कॉलम 2 पे है, सॉरी दूसरे रो पे है
पंक्ति दूसरी है और कॉलम भी दूसरा है, ये ठीक हो गया। तो A11 का मतलब आप समझ के पहली रो पर है और पहले कॉलम पर है ये एलिमेंट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये जो पहला नंबर शो कर रहा है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो और कहां तक M, ये नंबर ऑफ रोज बता रहा है। पहला वाला जो सिंबल आपका है ये पंक्तियां बता रहा है, नंबर ऑफ रोज, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा M इंटू, अब कॉलम कौन बता रहा है, देखो दूसरा वाला, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा कॉलम, देखो 3 3 3, 2 2 2, ये दूसरा कॉलम है, 1 1 1 पहला कॉलम है, और लास्ट में देखिए N N N, ये Nवां कॉलम बता रहे हैं, ये हो गया M/N। ये जो एक जनरल एग्जांपल है किसी मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर कितना हो गया, A/M/N। और इसको जनरल रूप में आप कैसे लिखते हैं, यदि मैं शॉर्ट रूप में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इसको AIJ/M/N, इस रूप में AIJ/M/N। अब IJ क्या है, M/N तो ऑर्डर ठीक है, ये I की वैल्यू क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू I इज लेस देन इक्वल टू M, और 1 इज लेस देन इक्वल टू J इज लेस देन इक्वल टू M। M क्या है, M है पंक्तियां, रोज, कितनी पंक्तियां हैं, 1 से लेकर के N तक। ये जो I है ना, ये पहला वाला, ये पंक्तियां बता रहा है, ये आपको रोज बता रहा है। रोज क्या है, 1 to M, 1 भी है, N भी है, और उसके बीच की भी। दूसरा वाला बता रहा है कॉलम, कॉलम कितने हैं, N, टोटल कॉलम N है, तो J की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से N तक, 1 इज लेस देन इक्वल टू J इज लेस देन इक्वल टू N, ये मतलब है, समझ रहे हैं। तो कहीं पर ऐसा लिखा है कि A68, ये जो एलिमेंट है A68 का मतलब हुआ कि जो एलिमेंट है ये कहां पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है रो नंबर 6 में और कॉलम नंबर 8 में। तो पहला रो शो करेगा, दूसरा क्या शो करेगा, कॉलम शो करेगा। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ये आपका जनरल एग्जांपल हो गया किसी मैट्रिक्स का, ठीक हो गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप ठीक से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप डेफिनेशन लिख लेना बुक से, परिभाषा लिख लेना किताब से, मैट्रिक्स की परिभाषा बुक में क्या दी हुई है उसको तैयार कर लेना, 1-2-3 एग्जाम्पल भी तैयार कर लेना, कई बार डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक हो गया। अब आप देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों के प्रकार, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आप देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। पहला प्रकार है मैट्रिक्स का स्तंभ आव्यूह, आव्यूहों के प्रकार। कई बार यहां से भी डेफिनेशन आती है, या तो परिभाषा पूछता है या कोई एक एग्जांपल देता है और पूछता है कि किस टाइप की मैट्रिक्स है, तो आपको तैयार रहना है यहां से। पहला वाला मैं कह रहा हूं स्तंभ आव्यूह, ठीक है, स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स, देखिए दोस्तों क्या एग्जांपल है, क्या डेफिनेशन है। यदि मैं कोई मैट्रिक्स लिख लूं ऐसा 2 3 -5, इस मैट्रिक्स को आप देखिए, ये जो मैट्रिक्स आपके पास है ये क्या है, ये है स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स, जिस आव्यूह में केवल एक ही कॉलम होता है, ठीक है, जिस आव्यूह में कॉलम एक ही होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, जिस आव्यूह में एक ही स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। अब स्तंभ एक ही तो देखो, ये एक स्तंभ हो गया, एक कॉलम हो गया,
और रोज कितने हैं 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/1। तो आप देख रहे हैं जो कॉलम है, कॉलम की जगह पे, स्तंभ की जगह पे 1 है, तो इसका नाम हो गया स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया। ऐसे आपका पंक्ति आव्यूह हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। ये मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मैंने बी ले ली। कैसी मैट्रिक्स ले ली देखिए, मैं कह रहा हूं 1/2 -1/5, आपने कहा 3। इस मैट्रिक्स को देखिए, ये कैसी मैट्रिक्स है। देखो एक एलिमेंट है, ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में। इसमें देखो रो केवल एक है, देख रहे हैं आप। ये 1/2 को आप अलग अलग मत मानना, ये कोई एक नंबर तो है ये। ठीक है, एक रो है और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो जिस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति होती है, एक ही पंक्ति होती है, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। केवल एक रो है तो रो मैट्रिक्स कहलाएगी, और केवल एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। आप समझ में आ गया, डेफिनेशन क्लियर हो गए। जैसे इनके नाम हैं उसी रूप से अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मैं चलता हूं, देखिए नेक्स्ट आपका एग्जांपल लेता हूं। तीसरी मैट्रिक्स हम लिखते हैं वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तीसरे नंबर की आव्यूह आपकी कौन सी हो गई, थर्ड टाइप की मैट्रिक्स हो गई वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, किसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर आप जानते हैं, लंबाई और चौड़ाई बराबर, स्क्वायर उसी को बोलते हैं वर्ग। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी उसी रूप में है। कोई मैट्रिक्स माना, मैं माना सी, मैं मान रहा हूं 2 5 -1 0 -6 2 5 0 3, फॉर एग्जाम्पल ये माना आपने। इस मैट्रिक्स में देखिए रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या 1 2 और 3। इस नंबर ऑफ रोज हो गए। कॉलम्स कितना होगा, स्तंभ 1 2 3, 3 कॉलम है, पंक्तियां भी 3 हैं और कॉलम भी क्या हैं, 3 हैं। रोज भी 3 हैं और कॉलम भी 3 हैं, तो इसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है, वह आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ द रोज and number of columns are same, then that matrix is called a square matrix। ठीक है, यहीं पर एग्जांपल आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह। ठीक है, आप एक एग्जांपल ये दे सकते हैं, आयताकार आव्यूह। ठीक है, अभी इससे पहले जितने भी एग्जांपल हम पढ़ रहे थे, चाहे रो मैट्रिक्स का पढ़ रहे, चाहे कॉलम मैट्रिक्स का पढ़ रहे थे, ये सारे आयताकार आव्यूह हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह किसको बोलेंगे आप, माना मैंने कहा कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मीन्स लंबाई और चौड़ाई समान नहीं है जिनकी। तो आप देखिए 2 3 -5 0 8 और 10, फॉर एग्जाम्पल ये इसका देखिए, इसमें पंक्तियां कितनी हैं, रोज कितनी हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 3। तो रो और कॉलम जहां समान नहीं है वहां आप क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, आयताकार आव्यूह कहेंगे। ठीक है, और जहां रोज और कॉलम इक्वल हो गए वो आपका क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, वर्ग आव्यूह हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस रूप में आप ध्यान दीजिए, डेफिनेशन तैयार करिए कॉपी में लिख करके। ठीक हो गया। अब मैं आता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स आपकी है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए, विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन देखो, एक ऐसी मैट्रिक्स नहीं कह रहा हूं, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स या एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके केवल डायगोनल के एलिमेंटों को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 0 0 0 2 0 0 0 5। और इसको देखिए आप, इसका ऑर्डर देखिए 1 2 3, रोज 3 हैं, कॉलम देखिए 1 2 3, 3 बाई 3 हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, पर इसके एलिमेंटों की विशेषता आप देखिए, ऑल एलिमेंट्स लाइंग अलोंग द डायगोनल। डायगोनल किसको बोलते हैं? स्क्वायर का। स्क्वायर का डायगोनल कैसे बनता है? यूं, ये डायगोनल बनता है स्क्वायर का। तो ये देखो, डायगोनल के अलोंग सारे एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण पर पड़ने वाले सारे एलिमेंट कुछ हैं और बाकी एलिमेंट सब 0 हैं। देखिए, जो एलिमेंट आपके डायगोनल में नहीं हैं, जो एलिमेंट विकर्ण पर नहीं आ रहे हैं, वो सब 0 हैं। देखिए, और जो डायगोनल के अंदर पढ़ रहे हैं, विकर्ण के अलोंग पढ़ रहे हैं, वो 0 नहीं है। ठीक है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0 एक्सेप्ट द नंबर्स लाइंग अलोंग डायगोनल। ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर 0 एक्सेप्ट द एलिमेंट्स लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है। यदि किसी मैट्रिक्स के, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सभी एलिमेंट शून्य हो, केवल विकर्ण पर पड़ने वाले अवयवों को छोड़ करके, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी? विकर्ण आव्यूह कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ये स्पेशल टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, स्पेशल टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी, है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, पर विशिष्ट प्रकार के, बाकी एलिमेंट सारे 0 हैं, केवल किसके अलोंग? केवल डायगोनल के अलोंग पढ़ने वाले एलिमेंट आपके 0 नहीं हैं। अब इसको मैं यदि जनरलाइज करूं, यदि मैं लिखूं किसी टाइम पर इसको कि ए, कोई मैट्रिक्स आपने कहा AIJ, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस रूप में है कि AIJ इज नॉट इक्वल टू 0 जब I का मान J के बराबर हो। आपने कहा I और J जब समान हैं तब AIJ शून्य नहीं है। ठीक है। AIJ इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन I इज इक्वल टू J। I इज इक्वल टू J का मतलब क्या हुआ? अब इसको देखिए, ये एलिमेंट मैंने क्या कहा? A11, देखो A12 A13, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको देखिए ध्यान से, A11 A12 A13 पहली रो पर पढ़ने वाले एलिमेंट। अरे पहला कॉलम पे पढ़ रहा है, दूसरे कॉलम पे पढ़ रहा है, तीसरे कॉलम पे पढ़ रहा है A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसमें आप देखिए, जो एलिमेंट A11 पर है, A22 पर है, A33 पर है, ये विकर्ण पे आ गए ना, डायगोनल पे आ गए, ये एलिमेंट 0 नहीं है। I इज इक्वल टू J देखिए, ये I है J 11 22 33। तो ये डेफिनेशन आपकी किसकी हो गई? डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अंडरस्टैंड? ठीक हो गया। इस रूप में आप डायगोनल मैट्रिक्स को देखिए।
ठीक हो गया। अब आप देखिए, इसके बाद मैं आता हूं स्केलर मैट्रिक्स। ये सब डेफिनेशन बुक में सब लिखा हुआ है, आप एक एक एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन भी कॉपी पर भी लिखेंगे, फेयर कॉपी पर। ये आता है एग्जाम्पल, ये सब आते हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं अधिसाध्य स्केलर मैट्रिक्स। अधिसाध्य स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या हुई या अदिश आव्यूह क्या हुआ। अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी, विकर्ण आव्यूह पढ़ा, तो हमने कहा एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके बाकी सारे अवयव शून्य हो, वो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ये तो कहा था। अब क्या है, अदिश आव्यूह क्या है, एक ऐसी विकर्ण आव्यूह। अब देखिए, एक ऐसी विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सारे एलिमेंट कांस्टेंट हो, मतलब सारे एलिमेंट कांस्टेंट हो, मतलब सबकी वैल्यू एक ही हो, कोई एक नंबर हो और बाकी सब क्या हो, जीरो हो। आप समझ रहे हैं। जैसे जैसे देखो मैं एग्जांपल लिखता हूं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा मैंने -2। देखिए आप, इसको देखिए आप, 3x3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, डायगोनल में एलिमेंटों की वैल्यू जीरो नहीं है, बाकी सब जीरो है। ठीक हो गया। परंतु इसमें पूरे सारे एलिमेंट देख रहे हैं जो डायगोनल में पढ़ रहे हैं, जो विकर्ण में एलिमेंट पढ़ रहे हैं, वो क्या है, कांस्टेंट है। देखो -2 -2 -2, सबकी वैल्यू एक ही है। यहां पर ये हो सकता है 4 4 4 या 5 5 5 या 1/2 1/2 1, कुछ भी। तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह। ठीक हो गया। तो इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। कैसा एग्जाम्पल होगा, मैंने कहा यदि ये आपका जनरल एग्जाम्पल है, ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास। ठीक हो गया। A इक्वल टू AIJ और आपका एलिमेंट AIJ इज इक्वल टू K फॉर I इज इक्वल टू J, और AIJ आपका जीरो होगा और I इज नॉट इक्वल टू J। अब इसको इस डेफिनेशन को देखिए, ये जनरल एग्जाम्पल है। एक साल ऐसा पूछा गया था एग्जाम में, उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया और पूछा कि बताइए किस प्रकार के आव्यूह। तो इसको देखिए आप, मैंने कहा था IJ मतलब ये रो बताता, कॉलम बताता है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है। अब कैसा है, इस AIJ के एलिमेंट कैसे हैं, ये एलिमेंट कैसे हैं, इसकी वैल्यू K जब I इक्वल टू J हो। I इक्वल टू J मतलब A11 यहां पर भी K। ठीक है, मैंने कहा यहां पर K, A22 K, A33 K, कांस्टेंट हो गया कोई K सेम नंबर, और ये जीरो हो जाएगा जब I J के बराबर नहीं है। अब देखो ये एलिमेंट कौन सा है, ये है A12, I और J बराबर नहीं है। A13 I और J बराबर नहीं है। A21 2 और 1 बराबर नहीं है। A23 2 और 3 बराबर नहीं है। A31 3 और 1 बराबर नहीं है। A32 3 और 2 बराबर नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये डेफिनेशन देखो। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका है, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ठीक हो गया। इस सबको आपको तैयार करना है, इनको आपने अपनी कॉपी में सब लिख देना है। ठीक हो गया। चलिए, और किस टाइप की मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे, स्क्वायर आपने पढ़ ली है। ठीक हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स देख ली है, स्केलर मैट्रिक्स भी समझ गए, डायगोनल मैट्रिक्स भी आपने समझ लिया। ठीक है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपको बताता हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी, इसका बहुत यूज होने वाला है स्टूडेंट आगे, ठीक है। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तत्समक आव्यूह आप किसे कहते हैं, ठीक है। मेरे पास कोई मैट्रिक्स यदि ऐसी है कि उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट यूनिटी हो, डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो, यूनिटी हो, और बाकी सब जीरो हो। जैसे मैं कहूंगा मेरे पास एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स को देखिए आप, इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हैं, 1 है, 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। ऐसा एग्जाम्पल किसका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं तत्समक आव्यूह। देखिए 1 1 1, या मैंने कहा बी, इसका ऑर्डर था 3/3, मैंने कहा 1 0 0 1, इसका ऑर्डर है 2/2। आप देखिए 2/2 ऑर्डर के है, डायगोनल के एलिमेंट यूनिटी हैं और बाकी एलिमेंट जीरो हैं। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह। और यदि मैं एक जनरल एग्जांपल लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, Aij इज इक्वल टू 1, तब जब I इज इक्वल टू 0। I और J का मतलब क्या हुआ, A11 हो गए बराबर, A22 A33, I इज इक्वल टू J है तो उसकी वैल्यू 1 है, और Aij आपका 0 है जब I का मान J के बराबर नहीं है। जैसे A21 I और J बराबर नहीं है, A23 एक 2 और एक 3 है, A31 बराबर नहीं, A32, ये डेफिनेशन किसकी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको हम ABC से नहीं बल्कि इसको हम I से दिखाते हैं, आइडेंटिटी, याद रखना इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप I से दिखाते हैं, ठीक है। और एक टाइप की मैट्रिक्स है स्टूडेंट आपका जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह किसको बोलते हैं। तो सब डेफिनेशन आप तैयार रखेंगे और डेफिनेशन तैयार रख करके आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, एग्जांपल सही। अब मैं कह रहा हूं शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स को मैं जीरो मैट्रिक्स ही दिखाता हूं, ये शून्य मत बोलना इसको, ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। यदि किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हों तो वह जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरो, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या दिया, मैं दे रहा हूं 0 0 0 0, ये भी आपकी जीरो मैट्रिक्स होगी। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब हुआ, जीरो मैट्रिक्स का मतलब हुआ सारे एलिमेंट जीरो, तो वो स्क्वायर भी हो सकती है और वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर है जिसमें रो कॉलम इक्वल नहीं है, तो जीरो मैट्रिक्स आपकी इस रूप में दी जाए, ठीक है। आज के लिए लास्ट डेफिनेशन आपको बताता हूं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो आव्यूहों की समानता। देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो आव्यूहों की समानता। दो आव्यूह इक्वल कब होते हैं, टू मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, एक तो ऑर्डर आर सेम, ठीक है, कोटियां समान होनी चाहिए, कोटियां समान होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात ये मैंने आपसे कहा ऑर्डर सेम होने चाहिए, यदि ये m/n की है तो ये भी m/n की होनी चाहिए, एक बात, ठीक है। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी,
पहली कंडीशन है उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, कोटियां एक ही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं, जैसे मैंने लिखा m by n, ये भी m by n। दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम, ठीक है, संगत अवयव समान होने चाहिए, संगत अवयव समान होने चाहिए। बस दो स्थितियां हैं। संगत अवयव क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखिए मैंने कहा ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 5 4 3 2 0 1। आपने कहा इसका ऑर्डर है, देखो पहली रो दूसरी रो, कॉलम देखिए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ये आपने कहा। दूसरी मैट्रिक्स लिखी मैंने 5 4 3 2 0 1। इसका ऑर्डर भी कितना हुआ, पहली रो दूसरी रो, कॉलम देखिए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। अब आप देखिए ए और बी के लिए देखिए इनके ऑर्डर सेम है कि नहीं है, ए और बी के, आप कहेंगे बिल्कुल ऑर्डर सेम है। ए का ऑर्डर भी 2/3 है, बी का ऑर्डर भी 2/3 है। अब देखो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ए 1 1 1 पर जो एलिमेंट पढ़ रहा है वो ए 1 1 पर पढ़ने वाले एलिमेंट के इक्वल है। ए 1 2 पर जो एलिमेंट पढ़ रहा है वो भी ए 1 2 पर पढ़ने वाले एलिमेंट के इक्वल है। ए 1 3 पे जो एलिमेंट पढ़ रहा है वो ए 1 3 पर इस एलिमेंट के इक्वल है, ठीक है। ए 2 1 पर जो एलिमेंट पढ़ रहा है वो ए 2 1 पर पढ़ने वाले एलिमेंट के इक्वल है। इस मैट्रिक्स का ए 2 2 पे जो एलिमेंट पढ़ रहा है इस मैट्रिक्स के ए 2 2 पर पढ़ने वाले एलिमेंट के इक्वल है। इस मैट्रिक्स के ए 2 3 पर, ठीक है, एलिमेंट जो पढ़ रहा है इस मैट्रिक्स के भी ए 2 3 पर पढ़ने वाले एलिमेंट के इक्वल है। इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है दोस्तों। तो यदि ऐसी स्थिति है तब आप लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो ये टोटल थ्योरी इसमें, ठीक है। और ये चैप्टर मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट बहुत सरल होते हैं और इनमें से 13 मार्क्स की मैथमेटिक्स आपकी बोर्ड में पूछी जाती है, तो ध्यान से करिए, ठीक है। आज का काम आज ही करिए। अब थोड़ी देर में 2-3 घंटे के अंदर वीडियो भी आ जाएगी, तो आप YouTube से उसको देख करके और काम प्रारंभ कीजिए। बुक में सारे डेफिनेशन तो वही हैं, डेफिनेशन लिख करके और आप मेरे को उसको भेजिए। जो बच्चा ये आज जुड़ा नहीं है, एक स्टूडेंट आज जुड़ा नहीं है, देखिए उसको प्रेरित करिए। बीच बीच में वो ऐसी बच्चा मिस मार रहा है, ठीक है, तो उनको समझाइए कि देखो ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि ये जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये चीज़ें बार बार रिपीट नहीं होंगी। तो वो बच्चा यदि छूट जाएगा समझने से तो उसके लिए फिर भारी पड़ेगा, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।